नमस्कार, एनडीटीवी के खास कार्यक्रम बोल राजस्थान में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम दिखा रहे हैं मतदान होने के बाद क्या शहर के मुद्दे हैं, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के मुद्दे क्या हैं, क्या वहाँ की समस्याएं हैं और जनता का मन क्या है। क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम भी आ गए, कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन जो मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं रह गए। कोटा के बड़े मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे मैंने बातचीत की है, उनका कहना है कि कोटा में एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा उद्योगों की जो है उद्योग यहाँ पर होना चाहिए। कोटा में जो टूरिज्म है इसको लेकर के प्रयास होने चाहिए। हाईकोर्ट बेंच की मांग लगातार की जा रही है, उसको लेकर अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है उसको आबाद नहीं करवाया जा रहा है जिससे टूरिज्म बढ़ सके। कोचिंग के स्टूडेंट्स की सुसाइड मामलों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम ये चीज़ें हैं, कई सारे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ शहर के वो लोग हैं जो एक बार फिर जो नई सरकार बनने जा रही है उसकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। इनकी उम्मीदें कितनी पूरी होती है और एनडीटीवी जिस तरह से इन मुद्दों को सरकार बनने तक जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। मैं कोशिश करता हूं इन लोगों से इन शहर के मुद्दे जानने की कि क्या इस शहर के मुद्दे हैं। और क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, अब जो नई सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है कोटा शहर का क्या बड़ा मुद्दा है जो इस नई सरकार को पूरा करना चाहिए? कोटा शहर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब जो पिछले 2 चुनावों में भी रह चुका है, एयरपोर्ट सबसे बड़ा मुद्दा है। और एयरपोर्ट सबसे बड़ा तो आप एक देखिए कि कोटा का हम लोग काफ़ी टाइम से उठा चुके हैं और इसको हर स्तर पर उठा दिया है। मतलब एक कोटा के जितने बंदे हैं, जितने पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड ओवर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इतना तगड़ा दबाव डाल दिया था कि वहाँ भी बड़ी उनके हो गई थी। आज कोटा का बहुत बड़ा इशू है जो आप जो चर्चा भी कर रहे हैं। जो एक सबसे बड़ी बात है कि कोटा की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आप देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, अगर कभी वहाँ पे कभी बहुत बड़ी अभी ये मतलब जो एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो जाएगा जो रावत भाटा का है। अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ भी बात हो जाए, कोटा में आसपास भी इंडस्ट्री है बहुत सारी जिनमें बड़ी तरह की गैसेज वगैरह भी होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। थर्मल पावर स्टेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ना, और उसके बड़ी कोचिंग है। आप देखिए बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ, डिप्रेशन में आने के बाद में अगर माँ बाप अगर 48 घंटे के अंदर में अगर बच्चे तक पहुंच जाते हैं तो कम से कम जो सुसाइड के केस की जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे वो भी कम होंगे। तो हवाई अड्डा कोटा का सबसे बड़ा इशू है और ये हवाई अड्डा अभी तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि कोटा में पहले से एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट किसी जमाने में था, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या है बड़ा मुद्दा कोटा का? कोटा में जो बहुत लंबे समय से वकील एक द्वारा हाई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, वो भी एक प्रमुख मुद्दा है। क्योंकि बहुत बड़ा संभाग पड़ता है हमारे यहाँ पर, तो हाई कोर्ट बेंच जब खुल जाएगी तो इससे रोजगार में भी वृद्धि होएगी और हमें सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। एक हमारा जो कोटा बैराज है, इसका मरम्मत का कार्य भी एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उसकी मरम्मत नहीं हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। और जो हमारी चम्बल माता है वो पूरी उस पर आश्रित है, तो हमें समय रहते ही चेतना होगा और इसकी मरम्मत का कार्य भी हमें करना होगा। कोटा बैराज की मरम्मत का भी मुद्दा है। जी गिरिराज जी, आप लगातार किसानों के बीच रहते हैं, किसानों का क्या मुद्दा है और क्या उम्मीद है अब नई जो सरकार बनेगी उससे आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से कोटा के आसपास लगभग 70% कृषि आधारित क्षेत्र है, ग्रामीण यहाँ निवास करते हैं और यहाँ के किसानों को माँ चंबल का वरदान है। लेकिन कई बार संघर्ष करने के बाद भी किसानों को समय पर नहरी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अभी भी आपने देखा होगा खरीफ की फसल के समय जब बरसात नहीं हुई तो किसानों को अपनी फसल बर्बाद होती दिख रही थी। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने आकर किसानों से कुशल क्षेम नहीं पूछी। किसानों ने आंदोलन किया, अनशन किया, तब जाकर 22 वर्ष बाद नहरों में पानी आया। हमारी मांग है कि जब हमारा गांधी सागर भरा हुआ है, बैराज भरा हुआ है, तो किसानों को 12 महीने नहर का पानी मिलना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगने चाहिए जिससे गांवों का पलायन शहर में आने से रुके, कुटीर उद्योग खुले। और सबसे बड़ा यहाँ का जो कृषि आधारित उद्योग था वो है केशवराय पाटन शुगर मिल, जो पिछले 20 वर्षों से बंद है। 20 वर्षों में कई सरकारें आई चली गई, वादों में शुगर मिल को रखा गया, लेकिन धरातल पे केवल किसानों के अलावा किसी ने उसके लिए प्रयास नहीं किया गया। साथ ही सबसे बड़ा जो इशू है किसानों के लिए वो है उन्हें उनकी लागत का मूल्य मिलना चाहिए। आज पंजाब और हरियाणा के मुकाबले राजस्थान और खास करके हाड़ौती के किसानों को 1000 रुपए का भाव धान के अंतर में मिल रहा है। जो धान पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 5500 रुपए बिक रहा है, वही धान आज कोटा की मंडियों में 3200-3500 बिक रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, यहाँ पर एक्सपोर्टर को बुलाया नहीं जा रहा है और इसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। हमारी मांग है कि ये जो भी सरकार बनती है सबसे पहले इस बात की गारंटी दे कि शुगर मिल का संचालन हो,
किसानों को 12 महीने नहरी पानी मिले, यहाँ पर एक्सपोर्टर को बुलाया जाए, जिससे किसानों को चाहे वो गेहूं के मूल्य हो, धान के मूल्य हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, और सबसे बड़ी अभी गेहूं कटने के बाद तुरंत जो एफसीआई के कांटे लगते हैं वो समय पर लगे, जिससे किसान को उसका पूरा मूल्य मिल सके। किसान भी जो है उम्मीद से झांक रहा है सरकार, नई सरकार की तरफ। कृषि आधारित उद्योग होने चाहिए, उनको समय पर उनकी जो है फसल है उसकी खरीदारी हो सके, उचित मूल्य उनको मिल सके। आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप उद्योग की बात कर रहे थे, क्या किस तरह की अब नई सरकार से उम्मीद है? मैं कोटा में अभी जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसमें रिवर फ्रंट बना है, ऑक्सीजन जोन बना है, हाड़ौती सर्किट पूरा फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है, जैसे पालीवाल जी ने बताया, एयरपोर्ट की। अगर एयरपोर्ट यहाँ बनता है तो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग, निर्माता, निर्देशक कोटा की तरफ आकर्षित होंगे। वैसे कोटा में अभी जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी हमको इसमें नज़र आती है वो है परमिशन की। परमिशन का जो मुद्दा है वो कम से कम हमको परमिशन लेने में 15 से 20 दिन लगते हैं। अगर इसको आसान किया जाए, इसको कलेक्टर लेवल, एसपी लेवल पे किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी संख्या में निर्माता, निर्देशक कोटा में आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री को परमिशन की जो सुगमता है, सरलीकरण की ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म का कोई डायरेक्टर फिल्म के लिए, शूटिंग के लिए आते हैं तो उसके लिए नियम जो है वो सरल किए जाएं। आप वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हेरिटेज पर भी जो है आपका पूरा ध्यान है, क्या आपके को लगता है नई सरकार जब आए तो वो क्या करे हेरिटेज को लेकर? सर, पिछली सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम जैसे ही कोटा में कोई भी फॉरेन या लोकल टूरिस्ट आते हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, पार्क्स बने हैं, बहुत सारे अच्छे चौराहे बने हैं, बट उनके साथ साथ हमें जो हमारी विरासत है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर, कहीं पर भी जो लोग जाते हैं वो लोग ये देखते हैं कि उन्होंने पुरानी विरासत को कितने अच्छे से रखा हुआ है। उम्मीद जो वहाँ पे जोधपुर में है, वहाँ पे लोग उन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, हमारी विरासत से कनेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ वो नई चीजें देख के जा रहे हैं जो हमने फॉरेन से कॉपी करके और यहाँ पे बना दी हैं, बट लेकिन हम उन चीजों को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पूर्वज हमें दे के गए हैं, हमारे राजे महाराजे हमें दे के गए, उन चीजों को हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। बैराज बहुत उपेक्षित है, हमारा जो गढ़ है वो उपेक्षित है, झाला जालिम सिंह की हवेली, नानता महल, आज ये सब बहुत ही उपेक्षित हालत में। तो आने वाली सरकार से मेरी मांग है, ऐसा मैं चाहती हूँ कि अब जो सरकार आए वो थोड़ा सा हमारी हेरिटेज के लिए भी काम करे। कोटा हाड़ौती बहुत समृद्ध है, उसको और समृद्ध बनाने की कोशिश की जाए, हेरिटेज का संरक्षण किया जाए। कोटा में जो है विरासत खूब है, लेकिन पर्यटकों के लिहाज से उतना संरक्षण नहीं किया जा रहा है। जी, आप वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है आने वाली सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुकंदरा को फिर से चालू करें। पूर्व सरकारों ने इसको चालू किया था और यहाँ पर टाइगर, 4 टाइगर आए थे, फिर उनके बच्चे हुए, चल निकला था, लेकिन प्राकृतिक आपदा आने से वो समाप्त हो गए और एक टाइगर रह गया। उसके लिए टाइगर लाना बहुत ज़रूरी है। और रहा सवाल, एक समस्या है, वो है ये पैसों की। यहाँ पे जो है जितने भी अभ्यारण्य उनमें रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे टाइगर की साइटिंग नहीं होती और फिर भी इतनी रेट है। अक्सर करके देखा है गरण या महादेव पे चार्जेज इतने हैं कि किसी गरीब आदमी के जाने की हिम्मत नहीं होती, तो इनको भी कम किए। और हमारे जितने भी पर्यटन स्थल है उनको रेट कम करेंगे तो लोग ज़्यादा जाएंगे, पर्यटक ज़्यादा जाएंगे। कम से कम देशी और विदेशियों के लिए अलग अलग रेट रखे जाएँ। तो वाइल्ड लाइफ है उसका भी विस्तार किया जाए, टाइगर को लाया जाए और जो है उसके शुल्क है वो भी कम किया जाए। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद है अगली सरकार से और क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर काम होना चाहिए? जी, अगली सरकार से हमें ये उम्मीद है कि कोटा में उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए भी सरकार को नियमों में सरलीकरण करना चाहिए और न्यूनतम दर पर जमीन आवंटित करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक व्यापारी और उद्यमी कोटा में अपना उद्योग धंधे लगा सकें, जिससे व्यापारियों को और बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसके लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं, बिजली की है, पानी की है, इनके लिए उनको न्यूनतम दर पर व्यापारियों को और उद्यमियों को उपलब्ध कराना चाहिए। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे कि ये भी एक मुद्दा है। बाज़ार में सबसे बड़ी बात है कि आने वाले कस्टमर के लिए अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके लिए सोलर कॉम्प्लेक्स वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, सेफ्टी की दृष्टि से भी उनके लिए पुलिस वगैरह की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बराबर गश्त वगैरह होनी चाहिए। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए कि बाहर से आने वाले जैसे कोटा में टूरिस्ट आएंगे वो अपने बाज़ारों में भी घूमेंगे, खरीदारी भी करेंगे, तो उनको एक अच्छा माहौल होना चाहिए। चेन एक्सचेंजिंग वगैरह इस तरीके की जो वारदातें होती है उन पर रोक लगनी चाहिए। प्रशासन को
को चाहे कि इन चीज़ों पर ध्यान दे, बाज़ारों में कस्टमर के लिए सुविधाएं दे और व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराए। इससे आवागमन में और बाज़ार में अच्छा माहौल बनेगा, बाहर से आने वालों में एक अच्छा संदेश जाएगा। और हम तो यही चाहेंगे कि आने वाली सरकारें जो है अपने कोटा के नाम को रोशन करें और आगे चल के बढ़ाएं। जो विकास हुए हैं वो रुकने नहीं चाहिए, ये बराबर निरंतर कोई भी सरकार आ रहा है, हम यही चाहते हैं कि ये जो विकास हुए हैं इनको बराबर रेगुलर इनको कंप्लीट करें और आगे चल के इनको और अच्छा बनाएं और अपने जो उनके विचार हैं, उनके दिमाग में जो चल रहा है उनको ऐड करें और बेहतर से बेहतर पब्लिक के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें जिससे कोटा का नाम रोशन हो। कोटा का नाम रोशन हो, विकास भी हो, सुरक्षा की भी बात है, साफ सफाई भी होनी चाहिए। आप बताइए क्या आने वाली सरकार से उम्मीद है, भले हो कोई भी सरकार? मैं आने वाली सरकार से उम्मीद ये करता हूँ, जैसे कि ये अपने रिवर फ्रंट बनाया यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने, तो इसी तरह से मतलब जैसे अभी ये कोटा बैराज का है वो भी मतलब काफ़ी जंजर हो रहा है, इसको भी मतलब धारीवाल जी से मतलब है जो भी सरकार है उसको भी पहले सबसे पहले इसका कोटा बैराज का जो काम है वो सबसे पहले ये धारीवाल जी के उसमें नहीं हुआ, लेकिन अभी यूडीएच मंत्री ने जो विकास करवाया, सब जगह विकास कराया, जैसे रिवर फ्रंट है, ऑक्सीजन पार्क है, सिटी है, अपने पहले जो सावन ये तो बन गया, अब आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं ये बताइए आप। उम्मीद तो ये है जैसे अपने ये विकास है, जैसे चंबल ये कोटा बैराज है, इसमें क्या जंजर हो गया है, जैसे आवाजावर के लिए भी आस्था जो भी आती पब्लिक गाड़ी वगैरह नहीं आ पाती उधर। कोटा बैराज से मतलब ये है कि कोटा बैराज जो भी कोटा बैराज जो है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। विनय, आप स्टूडेंट लीडर भी हैं, स्टूडेंट की समस्याओं को भी उठाते हैं। अब क्योंकि मतदान हो चुका है, नई सरकार जो है वो आने वाली है, क्या आपको लगता है कोटा के लिहाज से क्या बड़ा मुद्दा है? जी, कोटा का लिहाज भी ले लिए और शिक्षा का पॉइंट भी ले लीजिए। दोनों में पूर्व में बहुत बदहाल स्थिति हो चुकी है। गवर्नमेंट कॉलेजों में कई विभाग तो ऐसे हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, मैं संभाग के सारे गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करूं, कई विभाग ऐसे हैं जहां पे शिक्षक नहीं है। नए कॉलेज इन्होंने खोल दिए हैं, परंतु वहां पे एक टीचर, दो टीचर से पूरा कॉलेज चलाने की इन्होंने व्यवस्था करी है। नई शिक्षा 2020 लागू हो चुकी है, पर उसे राजस्थान में लागू करने में काफ़ी परेशानी हुई। अभी तक भी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई है। ABC आइडिया बनना और कई क्रेडिट स्कोर्स विद्यार्थियों के जो नई शिक्षा नीति के कई पॉइंट्स थे, तो अभी तक उसको लागू करने में पूर्व की सरकार विफल रही है। तो हमें ये आशा करते हैं नई सरकार, आने वाली जो भी सरकार होगी उससे, कि ये जो नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने लागू करी थी 2020, बहुत अच्छी नई नीति बनाई गई है, इसे जल्द से जल्द लागू करें। पेपर लीक का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, 17 से 19 बार पेपर लीक हो चुके थे, परंतु सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए कानून हमें दिखाए कि हाँ हमने कानून बनाए, कड़ी सुरक्षा इसके लिए बनाई गई, परंतु वो दिखी नहीं। ये बनाने के बाद भी अगला जो भी पेपर होता था वो लीक हुआ। तो नई सरकार से ये भी हम आशा करते हैं कि युवाओं के भविष्य को बचाना है तो ये पेपर लीक जैसे मुद्दे होते हैं, जो पेपर में जो सिक्रेसी रहती है उसे अच्छे से बनाए रखें, ताकि आगे आने वाले जो भी परीक्षाएं या पेपर हो उनमें लीक जैसी कोई घटना ना हो, जिससे विद्यार्थी का, एक युवा का मनोबल घटे। कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड को लेकर भी कोटा सुर्खियों में लगातार रहता है, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जी, मैं आने वाली सरकार से जो भी हमारे जनप्रतिनिधि स्थानीय बनेंगे उनसे ये भी अपील करूंगा कि एक काउंसलिंग सेंटर्स, कोचिंगों ने तो अपने काउंसलर्स बिठा रखे हैं, बट मेरे को मैंने अभी तक जितना आकलन करा है और जितना देखा है, प्रॉपर एक प्रोफेशनल जो काउंसलर होता है, जो विद्यार्थियों की एक मतलब बारीकी से बारीक पॉइंट को देख के एक एक्सपर्टिज्म जो होता है वो किसी भी काउंसलर में यहाँ पे ज्यादातर दिखाई में नहीं देता है। तो प्रॉपर सरकार के काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे खुले जो निःशुल्क हो और विद्यार्थी जो भी मतलब जिसका मनोबल घटे, जो स्ट्रेस में हो, ऐसा विद्यार्थी वहाँ पे इजीली पहुँच सके। बच्चों को कोचिंगों में ये बात पहुँचाए कि यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर से अलग अलग जगह काउंसलिंग सेंटर खुले, प्रोफेशनल काउंसलर्स को बिठाया जाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उनको बिठाया जाए, ताकि विद्यार्थियों की जो असली परेशानी है वो काउंसलर देखे और उसमें जो परिवर्तन लेकर आए। जैसे हमने पहले देखा था, पूर्व में मंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि एक छात्रा ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। मंत्री जी ने बयान दिया था कि प्रेम प्रसंग के मामले में सुसाइड कर लिया, बिना सोचे समझे उन्होंने ऐसा पॉइंट बता दिया, जिससे काफ़ी विद्यार्थियों का यहाँ पे, काफ़ी युवा शक्ति का यहाँ पे मनोबल भी घटा। ऐसा बयान भी नहीं देना चाहिए, जबकि बाद में ये जांच में सामने आया कि ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। तो इस तरह के बयान सरकार को न देकर एक परिवर्तन आए और सरकार जो मूलभूत विद्यार्थियों की समस्या है, जो प्रॉपर समस्या है, उस पर फोकस करे और उनमें सुधार करे और प्रॉपर काउंसलिंग सेंटर्स कोटा में बनाए जाए। काउंसलिंग सेंटर की बड़ी आवश्यकता है। निजी बिजली कंपनी भी बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है? जब से बिजली कंपनी आई है तब से लगातार शहरवासी इस बात को कह रहे हैं। हाँ सर, लगभग सभी लोग ये कहते हैं कि बिजली हमारे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूनिट अभी जो जुड़ के आ रही है, 100 यूनिट फ्री की है सरकार ने,
लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के अभी भी बहुत ज़्यादा भार चढ़ा हुआ है। पहले बिजली का बिल 500-600 रुपये आता था, अभी 1500-1700 रुपये आता है। मेरा यही कहना है कि जो भी सरकार आए बिजली पर विशेष ध्यान दे और लोगों की विशेष इन सुविधाओं पर। कई सारे मुद्दे हैं जी, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या नई सरकार से उम्मीदें हैं जो आए और कोटा को इस काम को करे जो आप चाहते हैं? भाई मेन मुद्दा तो क्या है, हमारे कोटा में जो एयरपोर्ट ही है, क्योंकि 15 साल से इसको केवल बुनाया जा रहा है सांसद साहब के द्वारा, लेकिन वही धरातल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने जो अपनी तरफ से करना चाहता है वो कर दिया काम, लेकिन सांसद साहब ने अभी तक भी 15 साल से इस चीज़ को बुना रखा है। केवल चुनाव आता है तब एयरपोर्ट की याद आती है, उसके बाद किसी को याद नहीं आती। और दूसरी बात, जो धारीवाल साहब ने ये विकास कार्य करवाया, इसमें जो शुल्क लगा हुआ है 200 रुपये, ये थोड़ा क्या ज़्यादा है। तो यहाँ के लोगों के लिए या तो इस चीज़ को फ्री किया जाए या फिर इसकी कीमत थोड़ी कम कर दी जाए। शुल्क कम किया जाए और एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है जी। आप बताइए ललित जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मुद्दा है जो कोटा का है और नई सरकार जो है उसको आते ही पहले साल में पूरा कराए? पूरे हिंदुस्तान में कोटा शहर को वर्तमान में कोचिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरा इसका साथ साथ जो ये आजकल जो बच्चों की जो सुसाइड का जो केस चल रहा है, उस पे माँ बापों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा और मेरी बच्ची कहाँ पर इस समय है, ये उनको भी ध्यान देना चाहिए। साथ साथ जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं, कुछ कोचिंगों से वालों ने तो इसको पैसे की कमाई का वो सोर्स बना रखा है। सिर्फ हमें तो पैसा है, उनके छोटे छोटे जो कमरे, आप उन कमरों की स्थिति देखो तो वहाँ का जो माहौल है उससे भी बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि माहौल को देख के ही बच्चे का दिमाग भी विकसित होता है। साथ साथ कोचिंग सेंटर वालों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। कोटा शहर हमारा बहुत बदनाम हो चुका है सुसाइड के मामले में। कोई सी भी सरकार आए, सरकार व्यवस्था कर सकती है, लेकिन साथ साथ ये जिम्मेदारी उन कोचिंग सेंटर वालों की भी बनती है जो बच्चों को प्रेम से और पैसे की तरफ ध्यान न देके उनका भविष्य आगे बढ़ाए, जिससे बच्चा कोटा का भी हो नाम और वो अपने माँ बाप को भी नाम रोशन करे। कोचिंग जो संस्थान है उसके साथ साथ जो हॉस्टल एसोसिएशन है उसके लिए भी किया जा रहा है कि ज़्यादा बेहतरीन सुविधाएं बच्चों को दी जाए। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कोटा में बड़ा मुद्दा जो सरकार, नई जो सरकार बनेगी वो आते ही उस काम को करे प्रमुखता से? कोटा को शिक्षा की नगरी काशी कहा जाता है ना। और मैं आपके संज्ञान में बात लाना चाहूँगा कि जो बच्चों से फीस ली जाती है उस पर राज्य एवं केंद्र सरकार ने 18% जीएसटी का टैक्स लगाया हुआ है। 1 रुपया फीस है तो 18 पैसे उसमें जीएसटी ऐड होगा, जिसका भार बच्चों पे, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों पे और उनके परिजनों पे पड़ता है। तो मैं आने वाली जो भी सरकार आएगी उससे यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि जो ये 18% जीएसटी लगाया हुआ है फीस पे, कोचिंग के छात्रों की फीस पे, इस जीएसटी को घटाकर कम किया जाए। दूसरा एक मुद्दा अभी कई समय से क्या नाम से चला, कोटा शिक्षा की नगरी है, काशी है। पिछले 20 वर्षों से आपने देखा होगा पूरे देश में हमने कई सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पैदा किए, लेकिन कोटा की छवि अभी पिछले 6 महीने से ऐसी बना दी गई कि कोटा में बच्चा पढ़ने आता है लेकिन क्या नाम से वो गलत हाथों में पड़ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ सरकारों से कि इस छवि को उबारा जाए। कोटा ऐसा नहीं है, सभी कोचिंग संस्थान, सभी हॉस्टल एसोसिएशन और सभी कोटा के नागरिक बच्चों का पलक पावने बिछाकर स्वागत करते हैं। रात में अगर 2 बजे भी किसी बच्चे की कोई तकलीफ हो जाती है ना, तो शहर के नागरिक दौड़ पड़ते हैं, सारे कोचिंग वाले दौड़ पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। इस नकारात्मक छवि को सकारात्मक बनाने का प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करें। इसके अलावा कोटा में बहुत लंबे समय से मांग हो रही है कि कोटा किसी जमाने में उद्योग नगरी हुआ करता था। धीरे धीरे करके एक करके सारे उद्योग बंद होते गए। कोटा शिक्षा नगरी बना और अभी राज्य सरकार के प्रयासों से कोटा के पर्यटन को बढ़ावा मिला और कोटा पर्यटन नगरी के रूप में भी जाना जाने लगा। अगर सरकार, जो भी सरकार आती है, कोटा पर्यटन नगरी बना है। जो पर्यटन के लिहाज से जितनी भी चीज़ें बनाई गई है इन्हें सहेज के रखा जाए, संरक्षित रखा जाए, उद्योगों का विकास हो, जो बंद पड़े उद्योग हैं वो चालू हो। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या है बड़ा मुद्दा और जो नई सरकार आ रही है वो क्या प्रमुखता से उस काम को करे? नई सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो बड़े भैया ने जैसा बताया कि औद्योगिकरण पे हमें काम करना चाहिए। यहाँ पर जो जैसे रिवर फ्रंट बने, बड़े बड़े कई सारी ऐसी चीज़ें बनी जो पर्यटन को बढ़ा रही है, परंतु वो स्थानीय लोगों को कोई विकास नहीं कर पा रही है।
स्थानीय लोगों का विकास जब भी होगा जहाँ पर कोई नए उद्योग बनेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, जिससे वो आगे बढ़ पाएंगे, उनकी ग्रोथ होगी। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि कोटा को हम एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। एजुकेशन हब है, यहाँ पर कोचिंग सिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी है, बट गत सरकार जो चाहती थी कि हम यहाँ से कोचिंग सिटी को हटा दें, तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि यह कोचिंग सिटी हटाने की बजाय हम ऐसे कानून बनाए जिससे यहाँ पर सुसाइड्स कम हो, है ना, सुसाइड्स कम हो और बच्चा अपने यहाँ पर आने के लिए आकर्षित हो, ना कि यहाँ से अपना रुख मोड़ ले। बच्चे आकर्षित हो, ऐसी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाए। आप बताइए, क्या लगता है आपको, क्या बड़ा मुद्दा है? और नई सरकार जब आ रही है तो उसको कोटा के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है आपका जो उसको प्रमुखता से करना चाहिए? देखिए, मेरा विषय है युवाओं पर। जिस प्रकार से आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आए और युवाओं की कमर तोड़ रखी है, ऐसी सरकार को एक हमें ये प्रण लेना चाहिए कि ऐसी सरकार को ना ही कभी लाना है और ना ही कभी लाएंगे। तो हमें मेरा ये कहना है कि हमारे औद्योगिकरण और ऐसे मतलब जो युवाओं को एक सपोर्ट का काम करे, जिस तरीके से फैक्ट्रियां या कारखाने, ऐसे मतलब जो मजदूर हैं, जो कि एक शिक्षित युवाओं को ये शोभा नहीं देती है कि वो पढ़ लिख कर क्या करेगा, पढ़ाई करेगा या काम करेगा। तो ऐसी सरकार को नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से अपने को युवाओं को आगे बढ़ावा देना चाहिए, और ये शिक्षा की काशी नगरी कहा जाता है कोटा को। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके? अब नई सरकार से क्या उम्मीद है? जैसे कि कोटा को शिक्षा की नगरी बोला जाता है, और शिक्षा की नगरी अगर इसे बोला जाता है तो यहाँ पर शिक्षा इतनी अच्छी तरह से डेवलप होनी चाहिए कि हर बच्चा जो यहाँ पर आए कोटा के अंदर, वो शिक्षा को इस लेवल तक कर देना चाहिए, ताकि अभी जैसे यहाँ पर पेपर लीक जैसा बड़ा मुद्दा है, 17 बार पेपर लीक हुए हैं। कोई गरीब किसान का बच्चा यहाँ पर पढ़ने आता है, उसके घर वाले उसको इस उम्मीद से यहाँ पर भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाकर पढ़ेगा, वहाँ पर बड़ा आदमी बनेगा, पर उसकी जब यहाँ पर पेपर लीक होता है तो पेपर लीक के साथ साथ सुसाइड जैसे बड़े बड़े मुद्दे भी साथ में आते हैं। पेपर लीक होता है तो बच्चा पूरा होपलेस हो जाता है, इस वजह से वो सुसाइड करता है, और उस सुसाइड को गलत तरीके का ब्लेम देकर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे पेपर लीक जैसे मुद्दे कम होने चाहिए आने वाली सरकार के समय। नई सरकार से जो उम्मीदें हैं कोटा की जनता की, कोटा के जो लोग हैं, उनका कहना है कि एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है, उद्योग होने चाहिए, पर्यटन विकास के काम होने चाहिए, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अंकुश लगना चाहिए। इसके साथ साथ कोटा बैराज, जो कि यहाँ का ऐतिहासिक बैराज है, ऐतिहासिक डैम है, चंबल नदी पर बना हुआ, इसकी मरम्मत की इसको दरकार है, ये काम होना चाहिए। जीएसटी जो स्टूडेंट्स पर लगाई जा रही है, उसका असर सीधा जो है विद्यार्थियों पर 18% जीएसटी का असर पड़ता है, वो कम होना चाहिए। और कोटा में हाई कोर्ट बेंच की मांग जो लगातार की जा रही है, वो भी नई सरकार से उम्मीद की जा रही है। तमाम मुद्दे हैं जो कोटा की जनता आने वाली सरकार से उम्मीद कर रही है, उम्मीद की जानी चाहिए। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, उसके बाद जो नई सरकार बनेगी, ये कोटा के जो मुद्दे हैं इनको प्रमुखता से लेगी, और सालों से जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो उम्मीद लगा रहे हैं, वो इस नई सरकार पूरी करेगी। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।